वो इन दिनों यूनाइटेड नेशंस के ज़ेर एहतिमाम होने वाली किसी रकबल कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में पाकिस्तान आया हुआ था। वो प्रिल कॉन्टिनेंटल में ठहरा हुआ था। उससे वहाँ एक बिजनेस मैनेजमेंट के इदारे में कुछ लेक्चरर्स देने थे और फुरकान के साथ अपने स्कूल के सिलसिले में कुछ उमूर को भी तय करना था। लाहौर में उसके क़याम का तीसरा दिन था। उसने रात का खाना कुछ जल्दी खा लिया और उसके बाद वो किसी ज़रूरी काम से होटल से बाहर निकल आया। शाम के 7:30 हो रहे थे। मॉल रोड पर जाते हुए अचानक उसकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। ड्राइवर गाड़ी से उतरकर टायर को देखने लगा। चंद मिनटों के बाद उसने सालार की खिड़की के पास आकर कहा, सर, गाड़ी में दूसरा टायर मौजूद नहीं है। मैं आपके लिए कोई टैक्सी लाता हूँ, आप उस पर चले जाएं। सालार ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। नहीं, मैं खुद टैक्सी रोक लेता हूँ, वो कहता हुआ उतर गया। कुछ दूर एक पार्किंग में कुछ टैक्सियाँ नजर आ रही थी। सालार का रुख उसी तरफ था जब एक कार ने एकदम उसके पास आकर ब्रेक लगाई। गाड़ी सामने से आई और उसके रुकने पर सालार ने फुटपाथ पर चलते उसमें बैठे शख्स को एक नज़र में पहचान लिया। वो आकिफ था। वो अब गाड़ी की ड्राइविंग सीट से उतर रहा था। लाहौर में कुछ साल पहले उसकी सरगर्मी को एक मरकजी किरदार था, आकिफ और अकमल। वो उन्हीं दोनों के साथ अपना ज़्यादा वक्त गुजारा करता था और उससे सालार की दोबारा मुलाकात कई सालों के बाद हो रही थी। वो उन सब को छोड़ चुका था। पाकिस्तान या लाहौर आने पर भी उसने कभी उनके साथ रब्ता करने की कोशिश नहीं की थी। उन लोगों ने पिछले कई सालों में बार बार उससे रब्ता करने की कोशिश की थी, मगर उनकी उन कोशिशों के बावजूद सालार उनसे बचने की कोशिशों में कामयाब रहा था। और अब इतने सालों के बाद वो एकदम उस तरह अचानक इसके सामने आ गया था। सालार के अज़ाब एकदम तन गए थे। आकिब बड़े जोश व खरोश के आलम में उसकी तरफ बढ़ा। सालार, मुझे यकीन न आ रहा है कि तुम हो। कहाँ गायब थे इतने सालों से? तुम तो गधे के सर से सिंह की तरह गायब हो गए थे। कहाँ थे यार? और अब यहाँ क्या कर रहे हो? हुलिया ही बदल लिया है। कहाँ गए हो बाल? लाहौर में कब आए हो? आने की इत्तला क्यों नहीं दी? उसने एक के बाद दिगरे सवालात की बौछार कर दी। उसने सालार के अंदाज में झलकने वाली सर्द मेहरी पर गौर नहीं किया था। सालार के जवाब देने से पहले आकिफ ने दोबारा पूछा, यहाँ मॉल पर क्या कर रहे हो? गाड़ी खराब हो गई थी, मैं टैक्सी की तरफ जा रहा था, सालार ने कहा। कहाँ जा रहे हो? मैं ड्रॉप कर देता हूँ, आकिफ ने बेतकल्लुफी से कहा। नहीं, मैं चला जाता हूँ, टैक्सी पास ही है, सालार ने तेजी से कहा। आकिफ ने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी। चलो अंदर बैठो, उसने बाजू पकड़कर खींच लिया। सालार सटपटा गया, लेकिन उसकी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। उसका मूड बहुत खराब होने लगा था। तुम तो स्टैटिस पढ़ने चले गए थे और फिर मुझे पता चला कि तुमने वहाँ जॉब कर ली, फिर अचानक पाकिस्तान कैसे? आकिफ ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए पूछा। क्या छुट्टियाँ गुजारने आए हो? हाँ, सालार ने मुख्तसर निगाह इस तरह से जान छुड़ा सकता था। क्या कर रहे हो आजकल? आकिफ ने गाड़ी चलाते हुए पूछा। यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी में काम कर रहा हूँ। यहाँ लाहौर में कहाँ ठहरे हो? पीसी में। अरे पीसी में क्यों ठहरे हो? मेरे पास आते मुझे फ़ोन करते। कब आए यहाँ? आकिफ ने कहा, कल। बस तो फिर तुम मेरे साथ मेरे घर रहोगी, ज़रूरत नहीं है होटल में रहने की। नहीं, मैं कल सुबह इस्लामाबाद वापस जा रहा हूँ, सालार ने रवानी से झूठ बोला। वो आकिफ से हर कीमत पर जान छुड़ा लेना चाहता था। उससे उलझन हो रही थी, या फिर ये शायद उसके साथ गुजारा जाने वाला माजी था जो उसे तकलीफ में मुब्तला कर रहा था। अगर कल इस्लामाबाद वापस जा रहे तो फिर आज मेरे साथ रहो, खाना खाओ मेरे साथ घर चलकर, आकिफ ने ऑफर की। खाना मैं 10 मिनट पहले ही खा कर निकला हूँ, फिर भी मेरे साथ घर चलो, तुम्हें अपनी बीवी से मिलवाऊंगा। शादी हो गई तुम्हारी? हाँ, 3 साल हुए, आकिफ ने कहा। फिर पूछा, और तुमने शादी कर ली? नहीं। क्यों? बस कुछ मसरूफियत थी इसलिए, सालार ने कहा। गुड, अबे आज़ादी फिर रहे हो? आकिफ ने गहरा सांस लिया। खुशकिस्मत हो, सालार ने जवाब में कुछ नहीं कहा। आकिफ ने उससे बात करते हुए क्लोक कंपार्टमेंट खोलकर अंदर से कैसेट निकालनी चाहिए। उसका ध्यान जरा भटका। कैसेट निकालते हुए ग्लोब कंपार्टमेंट से बहुत सी चीजें सालार की गोद और नीचे उसके पैरों में गिर पड़े। टू बैड, आकिफ ने बेख्तियार कहा। सालार झुककर चीजें उठाने लगा। आकिफ ने गाड़ी के अंदर की लाइट जला दी। वह इन चीजों को समेट कर ग्लोब कंपार्टमेंट में रखने लगा था जब वो ठिठक गया। किसी ने उसके जिस्म पर जैसे करंट सा दौड़ा दिया। ग्लोब कंपार्टमेंट के कोने में इयररिंग्स पड़े थे। सालार के हाथों में बेख्तियार लर्जिश आ गई।
बायां हाथ बढ़ाकर उसने उन इयररिंग्स को बाहर निकाले। अब उसके हाथ की हथेली पर गाड़ी के अंदर जलती रोशनी में चमक रही थी। वो यकीनी के आलम में उसे देख रहा था। बहुत साल पहले उसने इन इयररिंग्स को किसी के कानों में देखा था, 1 बार, 2 बार, 3 बार। चौथी बार वो उन्हें अब देख रहा था। उसे कोई शबा नहीं था। वो इमामा हाशम के इयररिंग्स थे। वो आंखें बंद करके कागज पर उनका डिजाइन उतार सकता था, हर बीच व खम को। आकिफ ने उसकी हथेली से इयररिंग्स उठा ली। किसी ने जैसे सालार का सख्ता तोड़ दिया था। आकिफ उन इयररिंग्स को एक बार फिर ग्लू कंपार्टमेंट में रख रहा था। इयररिंग्स, वो अटकते हुए बोला, ये तुम्हारी बीवी के हैं? सालार ने अपने सवाल को मुकम्मल किया। बीवी के? आकिफ हंसा। कमॉन यार, बीवी के होते तो मैं यहाँ रखता। सालार पलके झपकाए बगल से देखता है। फिर उसने सरसराती हुई आवाज में कहा, यार है गर्लफ्रेंड मेरी, पिछली रात मेरे साथ इयररिंग्स मेरे बेडरूम में छोड़ दी। कुछ इमरजेंसी में ही जाना पड़ा उसे, क्योंकि रूह वापस आ गई थी। मैंने इयररिंग्स लाकर गाड़ी में रख दी, क्योंकि आज मेरा उसकी तरफ जाने का इरादा है। आखिर बड़ी बेतकल्लुफी से उसे बता रहा था। गर्लफ्रेंड? सालार के हलक में जैसे फंदा लगा। हाँ, गर्लफ्रेंड, रेड लाइट एरिया की ही एक लड़की है। अब इधर डिफेंस में शिफ्ट हो गई है। क्या नाम है उसका? इमामा। रेड लाइट एरिया की लड़की तो कभी नहीं हो सकती। यकीनन मुझे गलत फहमी हुई। उसने आकिफ को देखते हुए सोचा। सनोबर, आकिफ ने उसका नाम बताया। सालार ने चेहरा मोड़कर हाथ में पकड़ी चीजें ग्लू कंपार्टमेंट में रखकर उसे बंद कर दिया। उसे वाकई गलत फहमी हुई थी। आकिफ गाड़ी की लाइट ऑफ कर चुका था। सीट की पुश्त से टेक लगाकर सालार ने गहरा सांस लिया। मगर ये उसका असली नाम नहीं है। आकिफ ने बात जारी रखी। असली नाम उसका इमामा है। सालार के कानों में कोई धमाका हुआ था। फिर ये पिघला हुआ शीशा था जो किसी ने उसके कानों में उंडेल दिया था। आकिफ अब स्टीयरिंग पर थोड़ा आगे झुके होठों में दबा सिगरेट लाइटर से जला रहा था। तुमने क्या कहा? सालार की आवाज में लर्जिश थी। क्या कहा? आकिफ ने सिगरेट का कश लेते हुए उसे देखा। नाम बता रहे थे तुम उसका? हाँ, इमामा। तुम जानते हो उसे? आकिफ ने अजीब सी मुस्कुराहट के साथ सालार को देखा। खिड़की का शीशा अब उसने खोल दिया था। सालार एकटिक उसे देखता रहा, यूं जैसे वो आकिफ को पहली बार देख रहा था। इयररिंग्स अब उसकी मुट्ठी की गिरफ्त में थी। मैं क्या पूछ रहा हूँ यार, तुम जानते हो उसे? आकिफ ने होठों से सिगरेट उंगलियों में मुंतकिल करते हुए कहा। मैं सालार ने कुछ बोलने की कोशिश की। अपनी आवाज़ उसे किसी खाई से आती महसूस हुई। रेड लाइट एरिया वो आखिरी जगह थी जहाँ उसने कभी इमामा के होने का तस्वर किया था। गाड़ी के अंदर चलने वाली रोशनी में आकिफ ने बहुत गौर से देखा। उसके जर्द पड़ते हुए चेहरे को, उसके हाथ की बंद मुट्ठी को, उसके कपाते हुए होठों को, उसके बेरब्त बेमानी लफ्जों को। आकिफ मुस्कुरा दिया। उसने उसके कंधे पर तसल्ली आमेज अंदाज में थपकी दी। डोंट वरी यार, क्यों घबरा रहे हो? वो सिर्फ गर्लफ्रेंड है मेरी। अगर तुम्हारे और उसके दरमियान भी कुछ है तो कोई बात नहीं। हम तो पहले भी बहुत कुछ शेयर किया करते थे, याद है तुम्हें? आकिफ ने कहीं कहा लगाया। फिर उसने बारूद में तीली फेंकी। ये तो फिर लड़की है। माल रोड पर कितना रश था। आकिफ कितनी रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। उन दो सवालों के साथ साथ सालार ने ये भी नहीं सोचा कि स्टीयरिंग पर मौजूद शख्स पर झपटने की सूरत में खुद उसके साथ क्या हो सकता था। उसने पलक झपकते में आकिफ को गले से पकड़ लिया। आकिफ का पांव बेख्तियार ब्रेक पर आया। गाड़ी एक झटके से रुकी और दोनों पूरी कुव्वत से डैशबोर्ड से टकराए। सालार ने उसके कॉलर को नहीं छोड़ा। आकिफ आवाज बखतगी की हालत में चिल्लाया, क्या कर रहे हो तुम? उसने सालार के हाथों से अपना गला छुड़ाने की कोशिश में उसे दूर हटाने की कोशिश की। पागल हो गए हो? हाउ डेयर यू टॉक लाइक दैट? सालार जवाबन गर्राया। उसके हाथ एक बार फिर आकिफ की गर्दन पर थे। आकिफ का सांस रुकने लगा। उसने कुछ गुस्से और कुछ आवाज बखतगी के आलम में सालार के मुंह पर मुक्का मारा। सालार बेख्तियार झटका खाकर पीछे हटा। उसके दोनों हाथ अब अपने मुंह पर थे। आकिफ की गाड़ी के पीछे मौजूद गाड़ियां हॉर्न पर हॉर्न दे रही थी। वो सड़क के वस्त में खड़े थे और ये उन दोनों की खुशकिस्मती थी कि इस तरह अचानक गाड़ी रुकने पर पीछे आने वाली गाड़ी उनसे नहीं टकराई। सालार दोनों हाथों से अपना जबड़ा पकड़े अपनी सीट पर दोहरा हुआ था। आकिफ ने अपनी होश हवास को काबू में रखते हुए गाड़ी को कुछ आगे एक सुनसान जैली सड़क पर मोड़ते ही एक तरफ रोक लिया। सालार तब तक सीधा हो चुका था। अपने हाथ की हथेली से होठों और जबड़े को दबाए विंडो स्क्रीन से बाहर देख रहा था। चंद पहले का इश्तियाल अब गायब हो चुका था। आकिफ ने गाड़ी रोकी, सीट पर बैठे बैठे उसकी तरफ मुड़ा और कहा, क्या मसला है तुम्हारे साथ? मेरे गले क्यों पड़ रहे थे? मैंने क्या किया है?
बुलंद आवाज में बात करते करते उसने डैशबोर्ड से टिश्यू बॉक्स उठाकर सालार की तरफ बढ़ाया। उसने सालार की शर्ट पर खून के चंद कतरे देख लिए थे। सालार ने एक के बाद दिखेरे 2 टिश्यू निकाले और होंठ के उस कोने को साफ करने लगा जहां से खून रस रहा था। गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता अभी, आकिफ ने कहा। सालार को हाथ साफ करते दोबारा इयररिंग्स का ख्याल आया। उसने एकदम झुककर पायदान में इयररिंग्स ढूंढना शुरू कर दिया। फुटपाथ पर गाड़ी चढ़ जाती या आखिर बात अधूरी छोड़कर उसे देखने लगा। क्या ढूंढ रहे हो? वो इयररिंग, सालार ने मुख्तसरन कहा। आखिर बेख्तियार चिल्लाया। क्या प्रॉब्लम है सालार? मेरी गर्लफ्रेंड है, उसकी इयररिंग्स है। मेरा प्रॉब्लम है ये इयररिंग्स, उसका प्रॉब्लम है तुम्हारा नहीं। सालार एकदम रुक गया। उसे अपनी नामाकुल हरकत का एहसास हुआ। वो सीधा होकर बैठ गया। टिश्यू को खिड़की से बाहर फेंकते हुए उसे दम घुटता महसूस हो रहा था। आकिफ माथे पर बल लिए उसको देख रहा था। तुम्हारा और सनोबर का कोई? आकिफ बात करते करते मोहतात अंदाज में रुक गया। वो अंदाजा नहीं कर पा रहा था कि पिछली बार उसके जुमले में ऐसा कौन सा लफ्ज था जिसने उसे मुश्ताल किया था। वो दोबारा गलती दोहराना नहीं चाहता था। आई एम सॉरी, सालार ने उसके रुकने पर कहा। ओके फाइन। आकिफ कुछ मुतमईन हुआ। तुम्हारा सनोबर? वो फिर रुक गया। तुमने कहा था उसका नाम इमामा है। सालार ने गर्दन मोड़कर उसका चेहरा देखा। आकिफ को देखते हुए उसकी आंखों से खौफ आया। वो किसी नॉर्मल इंसान की आंखें नहीं थी। वहशत, बेचारगी, खौफ, वो हर तासर लिए हुए थे। हाँ, उसने एक बार मुझे बताया था। शुरू में एक बार अपने बारे में बता रही थी, तब उसने मुझे बताया। उसका हुलिया बता सकती हो मुझे? सालार ने मखौम से उम्मीद के साथ कहा। हाँ, क्यों नहीं? आकिफ गड़बड़ाया। बहुत खूबसूरत है, फेयर, टॉल। आकिफ अब अटकने लगा। काली आंखें, बाल भी बहुत काले थे, अब डाई किए हुए उसने। और क्या बताऊं, वो जच हुआ। सालार ने आंखें बंद करके उन्हें स्क्रीन की तरफ चेहरा कर लिया। घुटन कुछ और बढ़ गई थी। इमामा हाशिम है इसका नाम? उन्हें स्क्रीन से बाहर देखते हुए बड़बड़ाया। पता नहीं, बाप का नाम तो नहीं बताया उसने। नहीं, मैंने पूछा, आकिफ ने कहा। इमामा हाशिम ही है वो, बड़बड़ाया। उसका चेहरा धुआं धुआं हो रहा था। ये सब मेरी वजह से हुआ, सब मैं जिम्मेदार हूँ सब कुछ का। किस चीज़ की जिम्मेदार हो तुम? आकिफ को तजस्सुस हुआ। सालार खामोशी से उन्हें स्क्रीन से बाहर देखता रहा। आकिफ जवाब का इंतजार करता रहा। चंद मिनट की खामोश के बाद सालार ने गर्दन मोड़कर उससे कहा, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, अभी और इसी वक्त। आकिफ कुछ देर उसे देखता रहा। फिर वो डैशबोर्ड से मोबाइल उठाकर एक कॉल मिलाने लगा। कुछ देर तक वो कोशिश करता रहा। फिर उसने कंधे उचकाते हुए कहा, उसका मोबाइल ऑफ है, पता नहीं वो घर पर मिले या न मिले, क्योंकि अब रात हो रही है। और वो आकिफ चुप होकर गाड़ी स्टार्ट करने लगा। लेकिन मैं तुम्हें ले जाता हूँ उसके घर। 8 घंटे के बाद वो दोनों डिफेंस के बंगले के बाहर खड़े थे। वहां पहुंचने तक उन दोनों में कोई बात नहीं हुई। आकिफ अब उस वक्त को कोस रहा था जब उससे सालार को लिफ्ट दी थी। चंद बार हॉर्न देने पर अंदर से एक आदमी बाहर निकल आया। वो चौकीदार था। सनोबर घर पर है? आकिफ ने उसे देखते ही पूछा। नहीं, बीबी साहबा तो नहीं है। वो कहाँ है? मुझे पता नहीं। आकिफ ने सालार को देखा, फिर गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए कहा, तुम बैठो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। आकिफ उस आदमी के साथ अंदर चला गया। उसकी वापसी 10 मिनट बाद हुई। तुमको उससे बात करनी है? उसने अंदर बैठते ही पूछा। मुझे उससे मिलना है। आकिफ दोबारा गाड़ी स्टार्ट करने लगा। सफर फिर इसी खामोशी से तय होने लगा। 9 बज रहे थे जब वो रेड लाइट एरिया में पहुंचे थे। सालार के लिए वो जगह नहीं थी। सिर्फ उस तकलीफ का एहसास नहीं आता जो उसे इस बार हो रहा था। आज यहाँ ही है वो। किसी आदमी ने यहाँ की कुछ लड़कियों को बुक करवाया है किसी फंक्शन के लिए। वो भी उन्हीं के साथ जा रही है। आकिफ ने गाड़ी से उतरते हुए कहा, तुम भी तो उतरो, बहुत अंदर जाना है। सनोबर तो मैं तुमसे मिलाने के लिए यहाँ नहीं ला सकता। सालार बाहर निकल आया। वो आकिफ के साथ एक बार फिर उन गलियों में जाने लगा। उसे अच्छी तरह याद था वो उस तरह की जगह में आखिरी बार वहाँ कब आया था। वहाँ कुछ भी नहीं बदला था। इंसानी गोश्त की तिजारत तब भी उसी ढके छुपे अंदाज में हो रही थी। इसे बहुत अच्छी तरह याद था। वो पहली बार 18 साल की उम्र में वहाँ आया था। फिर वो कई बार वहाँ आता रहा था, कई बार। बाज़ दफ़ा रक्स देखने, बाज़ दफ़ा किसी मशहूर एक्टर्स की किसी महफिल में शिरकत के लिए, बाज़ दफ़ा उन गलियों के दरवाज़ों, खिड़कियों, चौबारों से लटकती झांकती नीम बरहना औरतों को देखने। उसे अजीब सी खुशी मिलती थी उन गलियों से गुजरते हुए। वो वहाँ खड़ी किसी भी उम्र की, किसी भी शक्ल की लड़की को चंद घंटों के लिए खरीद सकता था।
वॉलेट से निकलने वाली चंद नोट वहाँ खड़ी किसी भी लड़की को सर से पैर तक उसका कर देती। दुनिया पैरों के नीचे और कायनात मुट्ठी में होना और किसे कहते थे उसे सरशारी का एहसास होता। और बाज़ दफ़ा वहाँ रात गुजारने के लिए उन औरतों के साथ जिनसे वो नफरत करता था, चंद रुपयों की खातिर जिस्म फरोख्त करने वालों के लिए इसके अलावा क्या जज्बात रख सकता था, और नफरत के बावजूद उन्हें खरीदता था क्योंकि वो खरीद सकता था। 18-19 साल की उम्र में उसे यकीन था उन औरतों में कभी कोई ऐसी औरत नहीं हो सकती थी जिससे उसका कोई ताल्लुक होता, खूनी रिश्ता होता या मोहब्बत होती। उसकी माँ और बहन एलियट क्लास की फर्द थी। उसकी बीवी को भी उसी क्लास के किसी घर से आना था। उसकी बेटी भी उसी क्लास से होती। रेड लाइट एरिया की औरतें उन्हें उसी काम के लिए पैदा किया गया। उसे यकीन था आखिरी गर्दन, उठी हुई ठोड़ी और तने में अबरों के साथ वो इस मखलूक से जितनी नफरत करता कम थी, जितनी तजलील करता नाकाफी थी। और अब किस्मत ने क्या किया था, 7 पर्दों में रहने वाली उस औरत को जिसके जिस्म पर वो किसी की उंगली के लमस तक को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, उसे इस बाजार में फेंक दिया गया था। इससे चंद कदम आगे वो शख्स चल रहा था जो उसका गायक था और सालार सिकंदर जबान खोलने के काबिल तक नहीं था। आवाज बुलंद नहीं कर सकता था, शिकवा नहीं कर सकता, वो किसी से क्या कहता, क्यों अल्लाह से कह सकता था कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। आखिर उसने ऐसा क्या किया था, उसने अपने मुंह भींच लिए थे, उसकी कपकपाहट को कैसे रोकता। उन गलियों में आने वाला कोई शख्स कभी दावे के साथ ये कह सकता है कि उसके अपने घर, अपने खानदान की औरत कभी इस बाजार में नहीं आएगी, किसी दूसरी मर्द की जेब में पड़े हुए नोटों की औस नहीं बिक सकेगी। माँ नहीं, बहन या बीवी, बेटी, पोती, नवासी, आने वाली नस्लों में से कोई। सालार सिकंदर की जबान हलक से खींच ली गई थी। इमामा हाशिम उसकी बीवी थी, उसकी मनकोहा एलीट क्लास की औरत जिसका उस बाजार से कभी वास्ता नहीं पड़ता। सालार सिकंदर ने एक बार फिर खुद को मारकला की पहाड़ियों पर रात की तारीकी में दर्द के साथ बंधा पाया। बेबसी की इंतहा थी। साहब मेरे साथ चलो, हर उम्र की लड़की है मेरे पास, उस इलाके की सबसे अच्छी लड़कियां, कीमत भी ज्यादा नहीं है। इसके साथ एक आदमी चलने लगा। मैं इसलिए यहाँ नहीं आया हूँ, साला ने मध्यम आवाज में इस पर नजर डाले बगैर कहा। कोई ड्रिंक चाहिए, कोई ड्रग में सब कुछ सप्लाई कर सकता हूँ। आकिब ने एकदम कदम रोक कर कदर अखड़े अंदाज में उस आदमी से कहा, तुम्हें एक बार कहा है ना कि जरूरत नहीं है, फिर पीछे क्यों पड़ गए हो। उस आदमी के कदम थम गए। सालार खामोशी से चलता रहा। उसका जहन किसी आंधी की जिद में आया हुआ था। इमामा हाशिम वहाँ कब, क्यों, कैसे आ गई थी, माज एक फिल्म की तरह उसकी नजरों के सामने आया था। प्लीज तुम एक बार उसको जाकर मेरे बारे में सब कुछ बताओ। उससे कहो मुझसे शादी कर ले, उससे कहो मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक नाम है। उसको तुम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता दोगे तो इनकार नहीं करेगा। वो इतनी मोहब्बत करता है उन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। उसने बहुत साल पहले अपने बेड पर नीम दराज चिप्स खाते हुए मोबाइल फोन पर बड़े इत्मीनान के साथ उसको बिलखते सुना था। बाय द वे, तुम इमामा के क्या लगते हो? मैं और इमामा बहुत गहरे और पुराने फ्रेंड्स हैं। जलाल अंसर के माथे पर बल पड़ गए थे। सालार ने अजीब सी सरचारी महसूस की। जलाल इस वक्त इमामा उसके बारे में क्या सोच रहा होगा वो अच्छी तरह अंदाजा कर सकता था। उससे जाकर साफ कह दे कि मैं उससे शादी नहीं करूंगा। वो जलाल अंसर का पैगाम सुनते हुए इमामा हाशिम का चेहरा देखना चाहता था। उसने च्युइंगम के बबल बनाते इमामा को मोबाइल पर खबर दी थी। तुमने मुझ पर इतने एहसान के एक एहसान और करो, मुझे तलाक दे दो। वो फोन पर गिड़गिड़ाई थी। नहीं, मैं तुम पर एहसान करते करते थक गया हूँ, अब और एहसान नहीं कर सकता, और ये वाला एहसान ये तो नामुमकिन है। उसने जवाबन कहा था, तुम तलाक चाहती हो, कोर्ट में जाकर ले लो, मगर मैं तो तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। सालार के हलक में फंदे लगने लगे। हाँ, मैंने सब कुछ किया था, लेकिन मैंने जलाल अंसर की गलतफहमी को दूर कर दिया था। मैंने उसे सब कुछ बता दिया था, कुछ भी नहीं छुपाया। मैंने सिर्फ एक मजाक किया था, एक प्रैक्टिकल जोक। मैं ये तो नहीं चाहता था कि इमामा के साथ ये सब कुछ हो, जैसे किसी अदालत में आन खड़ा हुआ था। ठीक है, मैंने उसके साथ ज्यादती की, उसे तलाक नहीं दी मगर मैंने फिर भी ख्वाहिश तो नहीं की थी कि वो यहाँ फंसे। मैंने
उसे घर छोड़ने से रोका था। मैंने मजाक में ही सही मगर उसे मदद की ऑफर भी की थी। मैं तो उसे यहाँ लेकर नहीं आया था। कोई मुझे तो जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता उस सब का। वो बेरब्त जुमले में वजाहतें दे रहा था। उसके सर में सनसनाहट होने लगी थी। दर्द की तेज मगर मानूसी लहर, माइग्रेन, आधे सर का दर्द का एक और अटैक। वो चलते चलते रुका। होंठ भींचते हुए उसने बेख्तियार से उसने अपनी कनपट्टी को मसला। दर्द की लहर गुजर गई थी। आंखें खोलकर उसने गले के बीच और खम को देखा। वो अंधी गली थी, कम से कम उसके लिए, इमामा हाशम के लिए। उसने एक कदम आगे बढ़ाए। आकिफ एक बार चौबारे नुमा घर के सामने रुक गया। उसने मुड़कर सालार को देखा। यही घर है। सालार का चेहरा कुछ और जर्द पड़ गया। कयामत और कितनी दूर रह गई थी। ऊपर की मंजिल पर जाना है, सनोबर ऊपर ही होगी, आकिफ कहते हुए एक तरफ मौजूद तंग और तारीख सी सीढ़ियां चढ़ने लगा। सालार को पहली सीढ़ी पर ही ठोकर लगी। वह इख्तियार झुका। आकिफ ने मुड़कर उसे देखा और रुक गया। एहतियात से आओ, सीढ़ियों की हालत ज्यादा अच्छी नहीं है। ऊपर से लोग बल्ब लगवाने की भी रवादार नहीं। सालार सीधा होगा। उसने आकिफ का सहारा लेकर ऊपर वाली सीढ़ी पर कदम रखा। सीढ़ियां बल खाकर गोलाई की सूरत में ऊपर जा रही थी और इतनी तंग थी कि सिर्फ एक वक्त में एक ही आदमी गुजर सकता था। उनके सीमेंट भी अखड़ी हुई थी। वो बूट पहनने के बाद उनकी खस्ता हालत को जांच सकता था। जिस दीवार का सहारा लेकर वो सीढ़ियां चढ़ रहा था, उस दीवार की सीमेंट भी अखड़ी हुई थी। सालार अंधों की तरह दीवार टटोलते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगा। पहली मंजिल के एक दरवाजे के खुले हुए पट से आने वाली रोशनी ने सालार की रहनुमाई की थी। आकिफ वहाँ कहीं नहीं था। यकीनन वो दरवाजा पार करके आगे चला गया था। सालार चंद लम्हों के लिए वहाँ रुका। फिर उसने दहलीज के पार कदम रखा। वो अब एक बार चौबारे में था। एक तरफ बहुत से कमरों के दरवाजे थे, दूसरी तरफ नीचे गली नजर आ रही थी। बरामदे नुमा लंबा चौबारा बिल्कुल खाली था। तमाम कमरों के दरवाजे उसे वहाँ खड़े बंद ही लग रहे थे। आकिफ कहाँ गया तो नहीं जानता था। उसने बहुत मोहतात अंदाज में अपने कदम आगे बढ़ाए, यूं जैसे वो किसी भूत बंगले में आ गया था। अभी कोई दरवाजा खुलता, इमामा हाशम उसके सामने आकर खड़ी हो जाती। मेरे खुदा, मैं उसका सामना यहाँ कैसे करूँगा? उसका दिल डूबा। वो उन बंद दरवाजों पर नजर डालते हुए चलता जा रहा था जब उस बरामदे के आखिरी सिरे पर एक दरवाजे में से आकिफ निकला। तुम यहाँ रह गए हो? वहीं से बुलंद आवाज में बोला, यहाँ आओ। सालार की कदमों की रफ्तार तेज हो गई। सालार दरवाजे तक पहुंचने से पहले चंद लम्हे के लिए रुक गया। वो अपने दिल की धड़कन की आवाज बाहर तक सुन रहा था। फिर आंखें बंद किए सर्द हाथों की मुट्ठियां भेजते वो कमरे में दाखिल हो गया। वहाँ आकिफ एक कुर्सी पर बैठा हुआ था, जबकि एक लड़की अपने बालों पर ब्रश करते हुए आकिफ से बातें कर रही थी। ये इमामा नहीं, बेख्तियार सालार के मुंह से निकला। हाँ, इमामा नहीं, वो अंदर है, आओ। आकिफ ने उठते हुए एक और कमरे का दरवाजा खोला। सालार हमवार कदमों से उसके पीछे गया। आकिफ अगले कमरे को भी पार कर गया और एक और दरवाजा खोलकर एक दूसरे कमरे में दाखिल हो गया। हेलो सिनबर, सालार ने दूर से आकिफ को कहते हुए सुना। उसका दिल उछलकर हलक में आ गया। एक लम्हे के लिए उसका जी चाहा वो वहां से भाग जाए। अभी इसी वक्त सरपट इधर उधर देखे बगैर उस घर से, इस इलाके से, इस शहर से, इस मुल्क से दोबारा कभी वहां का रुख तक न करे। उसने गर्दन मोड़कर अपने अक़ब में मौजूद दरवाजे को देखा। आओ सालार, आकिफ ने उसे मुखातिब किया। वो अब गर्दन मोड़े अंदर किसी लड़की से मसरूफ गुफ्तगू था। सालार ने थूक निकला। उस कांटों का जंगल बन गया तो आगे बढ़ा। आकिफ ने अपनी पुश्त पर उसके कदमों की आवाज सुनी तो दरवाजे से हट गया। सालार दरवाजे में था, वो कमरे के वस्त में खड़ी थी। ये है सनोबर, आकिफ ने तारुफ करवाया। सालार उससे नजरें नहीं हटा सका। वो भी उस पर नजरें जमाई हुई थी। इमामा, वो बेहिस हरकत उसे देखते हुए बड़बड़ाया। हाँ इमामा, आकिफ ने तस्दीक की। सालार घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। आकिफ घबरा गया। क्या हुआ, क्या हुआ? वो दोनों हाथों से अपना सर पकड़ते हुए सजदे में था। वो एक तवाइफ के कोटे पर सजदे में गिरने वाला पहला मर्द था। आकिफ पंजों के बल बैठा, उसे कंधे से पकड़े हिला रहा था। सालार सजदे में बच्चों की तरह रो रहा था। पानी, पानी लाऊं? सनोबर घबराते हुए तेजी से बैठ के सरहाने पड़े जग और गिलास की तरफ गई और गिलास में लेकर सालार के पास आकर बैठ गई। सालार साहब, अब पानी पिए। सालार एक झटके से उठ बैठा, यूं जैसे उसे करंट लगा। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। कुछ कहे बगैर उसने अपने जींस की जेब से वॉलेट निकाला। पागलों की तरह उसमें से करेंसी नोट निकालकर सनोबर के सामने रखता गया। उसने वॉलेट चंद सेकंड में खाली कर दिया था। उसमें क्रेडिट कार्ड्स के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। फिर वो कुछ कहे बगैर उठ खड़ा हुआ, उल्टे कदम दरवाजे की दहलीज से ठोकर खाता हुआ बाहर निकल गया। आकिफ हक्का बुक्का उसके पीछे आया।
सालार सालार क्या हुआ है, कहाँ जा रहे हो? उसने सालार को कंधे से पकड़कर रोकने की कोशिश की। सालार वहशत ज़दा उससे अपने आप को छिड़ाने लगा। छोड़ो मुझे, हाथ न लगाओ, मुझे जाने दो, वो बुलंद आवाज में रोते हुए हंसियाने अंदाज में चिल्लाया। इमामा से मिलना था तुम्हें, आखिर ने उसे याद दिलाया। ये इमामा नहीं है, ये नहीं है इमामा हाशिम। तो ठीक है, मगर मेरे साथ जाना है तुम्हें। मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं। उल्टे कदम अपना कंधा छुड़ाकर भागता हुआ कमरे से निकल गया। आकिब ज़ेर लब कुछ बड़बड़ाया। उसका मूड ऑफ हो गया था। मुड़कर उस सनवर के कमरे में घुस गया, जो अभी भी हैरानी से नोटों के ढेर को देख रही थी।